नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम इंदौर में हैं और इंदौर किस तरह धीरे धीरे भगवामय हुआ है, इस संबंध में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश स्टेट पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रवीण खरीवाल जी से। मैं आपको बता दूं कि इंदौर में इस चुनाव में 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है और केवल विधानसभा में नहीं बल्कि आप देखेंगे कि धीरे 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 करके यहां से कांग्रेस साफ होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का रंग इस इंदौर पर चढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि नगर निगम पर इंदौर का कब्जा है। यहाँ सांसद लगातार 9 बार से सांसद भारतीय जनता पार्टी के बनते रहे हैं। इस शहर को सफाई का शहर माना जाता है क्योंकि पूरे इंडिया में नंबर 1 सफाई में है, लेकिन अब यहाँ लोग मजाक उड़ाने लगे हैं कि सफाई के साथ साथ यहाँ के लोगों ने कांग्रेस की भी सफाई कर दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण खरीवाल जी। खरीवाल जी, जो मैं कह रहा हूँ क्या वास्तव में ऐसा लग रहा है कि सफाई के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ से कांग्रेस की भी सफाई हो गई है? सबसे पहले मैं रविंद्र जैन साहब आपको बधाई दूंगा कि पत्रकारिता के इस दौर में आपका जो चैनल है पूरे मध्य प्रदेश में सबसे सक्रिय और तटस्थ रूप से काम कर रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई। और चुनाव में आपने ज़्यादातर विश्लेषण जो दिए हैं वो जनता ने खूब पसंद किए हैं और आज पत्रकारिता की राजधानी आप इंदौर पधारे हैं, आपका स्वागत है। देखिए, इंदौर स्वच्छता में अव्वल है 7 बार से और इंदौर को हर चीज़ में आगे आने की आदत हो गई है कि हम हर चीज़ में अव्वल रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वही आगे आने के उपक्रम को अपनाया है और वो नतीजे दिए हैं जो बरसों बरस पहले एक बार जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी इंदौर जिले से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था और आज इतने सालों बाद उसी इतिहास को दोहराया गया है। और ये कोई एकाएक नहीं हुआ है। इसके पहले हम महापौर की बात करें, पिछले साल महापौर के चुनाव है, पुष्पमित्र भार्गव यहाँ 2.5 लाख मतों से चुनाव जीते। उसके पहले शंकर ललवानी जी यहाँ के सांसद बने, 5.5 लाख मतों से इंदौर की जनता ने उनको जिताया है। इसके पहले लगातार 8 बार सुमित्रा ताई महाजन यहाँ की सांसद रही हैं, वो भी लाखों मतों से जीतती गई। लेकिन हर बार की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का अंतर बढ़ाती जा रही है। कांग्रेस के लोग भी जीतते रहे हैं लेकिन उनकी जीत 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, लेकिन तुलसी सिलावट उपचुनाव में जीते पिछली बार 60-70 हज़ार से, इस बार 70 हज़ार से। रमेश मेंदोला हमारे यहाँ के इंदौर के गौरव हैं जो हर चुनाव में कीर्तिमान बनाते हैं। इस बार उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने का कीर्तिमान बनाया, मुख्यमंत्री जी से भी आगे रहे वो। तो ये कीर्तिमानों का शहर है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको आत्मसात कर लिया है और कांग्रेस कहीं पीछे छूटती हुई हमको नजर आती है। पार्टी ने इसे आत्मसात किया है या इस शहर ने भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात किया है? प्रवीण जी, एक बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। हम ये मानते हैं कि विधायक विधानसभा में हमारे मुद्दों को उठाएंगे, विधानसभा में कुछ इस तरह का होगा कि विकास की नई चीजें, इबारत लिखी जाएगी, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 चुनाव से सर्वाधिक मतों से जीतने वाले रमेश मेंदोला जी को हमने आज तक विधानसभा में खड़े होकर बोलते हुए नहीं देखा। हमने विधानसभा की जो क्वेश्चन ईयर है उसमें उनका नाम नहीं पड़ा कि कभी कोई प्रश्न पूछा हो और इसके बाद भी यहाँ वो दादा दयालु के नाम से इतने प्रसिद्ध हैं। कारण क्या है कि एक विधायक जो शांत रहता है, कम बोलता है, जो कभी विधानसभा में खड़े होकर अपनी बात नहीं कहता है, जो क्वेश्चन नहीं करता है और इसके बाद भी जनता इतना प्यार करती है कि पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 3 बार से हाईएस्ट अंतरों से जीतते हैं। देखिए, उनके लिए उनके साथी कैलाश विजयवर्गीय भी कहते हैं कि रमेश जी ने शादी नहीं करी है, वो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। और यही चीज़ें हम नरेंद्र मोदी जी के लिए भी सुनते हैं और अटल जी के लिए भी सुनते आए हैं कि एकांकी जीवन में जो जीता है वो समाज के लिए जीता है। तो रमेश मेंदोला जी, जिन्हें दादा दयालु कहा जाता है, निश्चित तौर पर 20-20 घंटे, 22 घंटे वो जनता के बीच रहते हैं। कहाँ रहेंगे, कहाँ सो जाएंगे, कहाँ उठ जाएंगे और काम के सिवा उनको वर्ष भर कुछ नहीं सोचता है। वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करते हैं, शहर के सबके सुख दुख में काम करते हैं और काम का भी अंदाज इतना बिरला है कि यदि मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई जनप्रतिनिधि किसी के इलाज में लाखों रुपया, किसी की शादी में लाखों रुपया, किसी के व्यवसाय में, गमी में, मतलब, और ये सतत चलता है। ऐसा नहीं कि वर्ष में कोई 2 बार करके, ये रोज का काम है। रोज 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए लोगों की मदद करना और उतना बड़ा दिल रखना। शादी यदि किसी की होती है तो वहाँ खड़े रहना 5-5 घंटे,
तीनों दिन शादियों में जाना, घर के सगे लोग नहीं जाते हैं, लेकिन ये लोग यदि किसी से रिश्ते बने हैं तो उसको पूरा दिल से निभाते हैं। प्रवीण जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुनाव से जस्ट पहले कमलनाथ जी यहाँ इंदौर आए थे और हमने वो तमाम सारे वीडियो देखे थे जिसमें उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप बाहर निकल जाइए। एक तरह से ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ जी ने बड़ा मिसबिहेव किया। तो वो जो घटनाएं हुई उस तरह की, उसका भी इस चुनाव पर कोई असर आपको दिखा? क्या मीडिया वास्तव में बीजेपी के पूरी तरह से खिलाफ हो गया था? गांधी हाल का ही सम्मेलन का वाकया था जिसमें मीडिया के जो आरक्षित जगह थी वहाँ पे कांग्रेस के लोग बैठ गए थे और जो मातुंग समाज का सम्मेलन था उनके लोगों ने मीडिया की गैलरी में कब्जा कर लिया था। अब दिक्कत ये हो रही थी कि समारोह चालू हो गया, दीप जलने की नौबत आई और मीडिया के लोग सामने खड़े हो गए दीप जलाने का फोटो लेने के लिए। वहाँ से विवाद शुरू हुआ। इसके बाद ये कहा गया कि चलिए अब आपका फोटो हो गया है, जो कमलनाथ जी का प्रसिद्ध जुमला चलिए चलिए, तो वो उन्होंने कहा चलिए। तो मीडिया वालों ने कहा कि हम कहाँ जाएं, हमारी सीटों पर कांग्रेस के नेता बैठ गए हैं, समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो उनका कहना था कि अब आप बाहर चले जाइए। तो वहाँ उसको लेकर अप्रिय स्थिति बनी थी और काफ़ी मीडिया में। चुनाव परिणाम में उसका कोई असर आप देखते हैं कि वो केवल एक सामान्य घटना? नहीं, वो एक सामान्य घटना थी और उसी दिन शाम होते होते उसका पटाक्षेप हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को भुनाया था और समाज के हर वर्ग की नाराजगी रहती, वैसे ही मीडिया के लिए भी कहा गया था देखिए बार बार ये लोग मीडिया के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकियाँ और कांग्रेस के नेताओं की दूरियाँ, ये तो एक हमेशा का मसला है। प्रवीण जी, 30 साल पहले इसी इंदौर शहर को कांग्रेस का गढ़ बनाया जाता था। यहाँ सांसद होते थे, यहाँ महापौर होते थे, यहाँ विधायक होते थे। ये धीरे 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 सुकड़ता हुआ भी यही स्थिति हो गई है कि अब तो वो कांच को लेके देखना पड़ता है कि कोई है कि नहीं नेता। ये आखिर सुकड़ती हुई कहाँ तक जाएगी? इसका अंत क्या है? कांग्रेस कभी यहाँ पर फिर से अपना कहना रिवाइवल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? क्या समझते हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में? मुझे बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें लगभग 30 सालों का, तो शने 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 करते करते कांग्रेस पार्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। यहाँ पर अब मजाक में बात कही जाती है कि इस बार पहले ताई के लिए कहते थे, अब शंकर ललवानी यहाँ से सांसद है, तो ये कहा जाता है कि अब इस बार किसको शहीद करना है, इस बार किसको लोकसभा में खड़ा करना है। क्योंकि पार्टी यहाँ पर प्रकाश चंद्र सेठी जी जो देश के गृह मंत्री थे उनसे लगाकर सत्यनारायण पटेल, उनके पिताजी रामेश्वर पटेल, इसके अलावा पंकज संघवी, महेश जोशी जो दिग्गज कद्दावर नेता थे, तो ऐसे तमाम महापौर के रूप में मधु वर्मा थे, वो भी लोकसभा का चुनाव। तो इस तरह के तमाम नेताओं पर दाव आजमा चुकी है और ये सिलसिला खत्म हो गया। अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ने लायक एक भी नेता नहीं बचा है। तो मुझे बड़ा वो लगता है कि इस बार कौन होगा। हालांकि 3 दिन पहले कमलनाथ जी ने यहाँ के कांग्रेस विधानसभा के प्रत्याशी से बात करी, पूर्व विधायक से, ग्रामीण से जो संबंध रखते हैं कि भाई आपको तैयारी करना है लोकसभा चुनाव की। तो उनने कहा कि श्रीमान, यदि प्रदेश कांग्रेस कमेटी धन उपलब्ध कराएगी तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। मतलब किसी की रुचि नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कमलनाथ जी की बात रखने के लिए यही हर बार खोजा जाता है कि इस बार किसे शहीद करना है। तो अब जिस पार्टी में ये मनोभाव हो तो वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, बड़ा कठिन लगता है। कि इंदौर शहर हमेशा काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियत इस देश को देता है। हमने देखा कि राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रभाष जोशी और रायन माथुर जी बड़े पत्रकार के रूप में उभरे, जो एक आइकॉन है पूरे इंडिया में, हिंदी पत्रकारिता के एक आइकॉन हैं। और हमने देखा कि इसी शहर की सांसद को लोकसभा में भेजकर इस शहर ने लोकसभा सांसद भी दी हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि इस बार इंदौर मुख्यमंत्री भी दे सकता है? देखिए, प्रकाश चंद्र सेठी जी यहाँ से आखिरी मुख्यमंत्री थे। लगभग 70-72 के समय की बात है जब वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला। दिग्विजय सिंह जी जरूर इंदौर से पले बड़े हैं, लेकिन इंदौर के नहीं हैं वो। लेकिन वो विशेष तवज्जो देते थे इंदौर को, क्योंकि उनकी दिल्ली कॉलेज और GSITS से उनकी एजुकेशन हुई थी। लेकिन इंदौर शहर चाहता है कि भाई इस बार, चूँकि मध्य प्रदेश का नेतृत्व तो इंदौर करता है, कि यहाँ से मुख्यमंत्री मिले। और कहीं न कहीं आपने देखा होगा, विधानसभा 1 क्रमांक के जब प्रत्याशी घोषित हुए थे तो कैलाश विजयवर्गीय जी का एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूँ। तो इंदौर की जनता ने क्षेत्र क्रमांक 1 की लगभग 50-60 हज़ार वोटों से उनको जिताया। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी एक लालच था कि इंदौर को हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ा पद मिले, और वो बड़ा मतलब मुख्यमंत्री का पद होता है। और इसके अलावा संगठन के यदि प्रमुख बनते हैं तो ये 2 पद बड़े होते हैं। तो इंदौर की जनता को उम्मीद है अभी भी कि कैलाश जी
चूँकि अमित शाह जी के बेहद नज़दीक हैं और संगठन के लिए सदा वो समर्पित रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। मध्य प्रदेश की गुटी राजनीति में वो भले ही धकाल दिए गए थे पीछे शिवराज जी के कारण, लेकिन उनने संगठन से और कार्यकर्ताओं से नाता कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, इसलिए आज उनको पूरे मालवा में, निमाड़ में पसंद किया जाता है। एक बात और खासकर राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक शोध का विषय हो सकता है कि इंदौर में पिछले 3 दशक में किस तरह भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती गई और कांग्रेस पीछे हटती गई। आप मोटे तौर पे यदि पूछा जाए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, तो इसके मूल कारण क्या है? क्यों कांग्रेस सुमटती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ फैलती जा रही है? अब तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सिचुएशन पॉइंट पे पहुंच गई है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जितना कुछ है जो पा सकते हैं वो सब पा चुके हैं। अब जो कुछ है खोने के लिए, पाने के लिए अब शायद अब कुछ भी नहीं है। इंदौर का हम भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें 30-35 साल पुराना, जब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी और कांग्रेस का इंदौर गढ़ हुआ करता था, उस दौर में इंदौर जो है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, राजमाता सिंधिया, ऐसे तमाम, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे तमाम दिग्गज नेताओं का सेंटर रहा है, केंद्र रहा है। वो यहाँ आते रहे, न केवल आते रहे बल्कि यहाँ से उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को मूर्त रूप दिया। तो ये नींव में इन सब लोगों का त्याग है। इसके बाद जितने भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उनने इंदौर को हमेशा विशेष तरजीह दी है और प्रकाश चंद्र सेठी जैसी दिग्गज नेताओं को हरा के सुमित्रा महाजन ने जो एक बाजी पलटी थी, वो सिलसिला आज तक जारी है। इसके अलावा कांग्रेस का यहाँ पर यह रहा है कि कांग्रेस के जो भी प्रदेश स्तर के नेता हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी रहे हो या दूसरे नेता रहे हैं, उन्होंने अपना एकाधिकार यहाँ पे बना के रखा और उसमें कई सारे फैसले ऐसे हुए, कांग्रेस धीरे धीरे बड़े नेता, पूंजीपति नेताओं के हाथ में कांग्रेस की कमान जाती रही। यहाँ पे 3-4 बड़े घराने हैं जो पैसे के दम पर चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो लेकिन वो टिकट भी ले आए हैं और लगातार हारते भी रहे हैं। तो शनै शनै करके कार्यकर्ता, जो असली कार्यकर्ता है, उसको लगा कि यार इंदौर जो है सिर्फ पैसे वालों के दम पे ही यहाँ पे राजनीति हो सकती है और उन्हीं के बस की है। हम देखेंगे इस बार एकाध यदि प्रत्याशी कोई छोड़ दे, सभी प्रत्याशी यहाँ पे धनाढ्य वर्ग के हैं और ऐसा माना जाता है कि भाई बेशुमार दौलत वाले हैं। लेकिन जनता ने, मैंने बताया आपको कि शनै और भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ताओं की छवि देखते हुए लोगों ने उनको जिताया। तो एक पूंजीपति वाली पार्टी की जो छवि बनी इंदौर में, विशेषकर कि यहाँ पे चुनाव लड़ना है पार्षद का तो आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपया चाहिए, आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको यहाँ कम से कम 5 करोड़ चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। लोकसभा चुनाव लड़ना है तो 20-25 करोड़ रुपए चाहिए। तो अब इतने पैसे जिनके पास होंगे वही राजनीति कर पाएंगे। लेकिन वो महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इंदौर में बड़े बड़े नेता इस बार बैठे रहे। भारतीय जनता पार्टी को आप जो कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले, गढ़ने वाले और बढ़ाने वाले, चाहे वो मेघराज जी हों, चाहे वो मेघराज जैन साहब हों या कृष्ण मुरारी मोगे जी हों, सत्तन गुरु हों, ताई जी हों, इन सबको घर पे बिठा दिया गया, किसी को नहीं पूछा। आपने ग्वालियर में उनका बयान सुना होगा, सास आपका, उन्होंने कहा इस बार पार्टी के फूफाओं को बनाने की जरूरत नहीं है, रूठे रहने दो, आगे बढ़ो। इसके बाद भी पार्टी का ये जो परिणाम आए हैं वो बहुत सी ज़्यादा उम्मीद से अच्छे हैं। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब पूरी तरह से पीढ़ी परिवर्तन की परंपरा शुरू हो गई है और जो बुजुर्ग हैं उन्हें घर बैठना ही होगा। हमने ये भी देखा कि इन चुनाव के बीच में इन तमाम सारे नेताओं के बयान भी आए थे और वो कहते रहे कि हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमें कोई जन आशीर्वाद रैली में नहीं बुला रहा है हमको, और किसी को पूछा नहीं, एक फोन भी नहीं गया। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में जो करके दिखाया है, तो मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि जो बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी के हैं अब उनका कोई भविष्य है या नहीं। जो आपने नाम लिया है कृष्ण मुरारी मोगे जी का, मेघराज जी जैन का, सुमित्रा महाजन जी का, सत्यनारायण सत्यन जी का, उस फहरिस्त में एक नाम भगत सिंह शेखावत जी भी थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत कर ली और उन्होंने दल बदल कर लिया। ये लोग सिर्फ मन मसोस के बैठे रह गए और जो नई पीढ़ी आई है, युवा पीढ़ी आई है भारतीय जनता पार्टी में, हमारे यहाँ पे जो अध्यक्ष है इंदौर इकाई के, वो बेहद युवा हैं और कहीं ना कहीं इन वरिष्ठ लोगों को लगता रहा कि भाई हमें पार्टी ऑफिस में कभी चाय के लिए भी बुलाया नहीं जाता है। तो कोई एक कारण नहीं था, पिछले शिवराज जी सरकार के भी कई कारण थे कि भाई सरकार में भी तवज्जो नहीं मिल रही, काम नहीं हो रहे हैं, इन्हें पद भी नहीं मिल रहे हैं, कोई निगम मंडल का भी दायित्व नहीं मिल रहा है। तो ऐसे करते करते इनकी नाराजगी बढ़ती चली गई और इस बार चुनाव से पहले जैसा कि वातावरण था
कि भाई पार्टी में संवादहीनता है और संपर्क भी नहीं है, तो ये सब लोग अपने घर बैठ गए और लगभग सबको ये अनुमान था, कहीं ना कहीं अंतर मन में था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं आने वाली। लेकिन अब जो भी हुआ, एक चमत्कार हुआ है, एक जादू हुआ है। तो चलिए, अब इस जादू के बारे में भी एक लास्ट सवाल है जो इंदौर शहर से संबंधित नहीं है। चूंकि आप मध्य प्रदेश स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और एक अनुभवी पत्रकार के रूप में मेरा ये सवाल है, कांग्रेस के इस आरोप से आप कितने सहमत हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम मैनेज हुई है? एक जर्नलिस्ट के रूप में आपका क्या जवाब होगा? जिस तरह से प्राण जाने के बाद पोस्टमार्टम होता है तो हमें मालूम पड़ता है कि इसके प्राण क्यों निकले हैं। तो इस बार जो कांग्रेस के प्राण निकले हैं, उसके बाद यदि हम लोग कई विधानसभा या कई बूथों का एनालिसिस करते हैं तो जो है दिल जो है वो ये मानने को तैयार नहीं होता है कि यहाँ पर कांग्रेस की करारी हार हो सकती है। कई सारे उदाहरण, कई सारे काम या जनसंपर्क के दौरान उत्साह और वहाँ के मतदाताओं का खुलेआम बोलना कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, उसके बावजूद भी ये क्या हुआ, इस बूथ से कैसे हार सकते हैं, इस मंडल से कैसे हार सकते हैं, इस विधानसभा से इतनी लीड तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी यकीन नहीं होता। तो ऐसा जब सोचते हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लेकिन इसके विपरीत जब राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनका बूथ प्रबंधन और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का और राष्ट्रवाद से जोड़ देने का, जो कि भाई कांग्रेस राष्ट्र विरोधी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को आप ये जो वोट दे रहे हो, ये पहला वोट दे रहे हो आप प्रधानमंत्री के लिए, दूसरा वोट दे रहे हो राज्यसभा में बहुमत के लिए, क्योंकि यदि आपके वोट से यहाँ पर विधायक ज़्यादा जीत के नहीं आएंगे तो राज्यसभा में आप बहुमत नहीं आएगा, और तीसरा वोट दे रहे हो आप हिंदू राष्ट्र के लिए। यदि राज्यसभा में बहुमत आएगा तो 24 या 29 में हम लोग इसको भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। तो पूरा उन्होंने मानसिकता युवाओं की और महिलाओं को सम्मान दिया, उन्होंने महिलाओं को का सम्मान जागृत कर दिया कि उनको बताया कि आप भी महत्वपूर्ण हो, वोट देने वाली हो। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब एक घर में 2-2, 3-3 विचारधारा के लोगों ने अलग अलग वोट दिए, बीवी ने अलग दिए, बच्चों ने अलग दिए। नहीं तो पहले ये होता था कि आपके और हमारे समय कि भाई जो हमारे दादाजी पिताजी करते थे हम लोग उसका अनुसरण करते थे। इस बार उस मिथक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे प्रवीण खारीवाल जी, मध्य प्रदेश स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बड़ी विस्तार से बताया कि किस तरह इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का फैलाव और कांग्रेस का सिकुड़न शुरू हुआ है। और फिलहाल वो ये मानते हैं कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं इन पर चलते हुए तो कांग्रेस का रिवाइवल अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि निश्चित तौर पर चुनाव परिणामों के विश्लेषण में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम है, लेकिन इसके अभी अंतिम परिणाम तक इंतजार करना होगा। ये बात भी सही है कि इस चुनाव में संघ ने जो भूमिका निभाई है उसको भी एक स्टडी के रूप में लिया जा सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, आप हमारे इस चैनल को यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।